भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबको राहुल की पिच पर आकर जवाब देने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि ये राहुल के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां उसका नतीजा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, आपको पता है 4000 किलोमीटर लगभग सफर उन्होंने तय किया, पैदल यात्रा की। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में तो राहुल के चाहने वालों की संख्या बढ़ी ही। ये बात कर्नाटक के चुनाव के बाद एक सर्वे में और भी सामने आई है, और उससे पहले कर्नाटक का चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी आप सबके सामने है। और अब अमेरिका यात्रा से भी ये बात सामने आई है कि वहां पर प्रवासी भारतीयों में बहुत से लोग जो पहले मोदी या बीजेपी के समर्थक थे, अब राहुल गांधी की राजनीति को पसंद करने लगे हैं। कई लोगों ने देश में बढ़ती नफरत, नकारात्मक राजनीति और नोटबंदी जैसे फैसलों से दुखी होकर के राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ देना तय किया है। तो एक तरफ राहुल गांधी को चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी अब राहुल के प्रभाव में आती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि राहुल मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं। नड्डा भले ही राहुल के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जो भाषा वो बोल रहे हैं उस पर राहुल गांधी का असर साफ दिख रहा है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि बाकी बीजेपी किस राह पर बढ़ रही है। लेकिन नड्डा के जुबानी सुन लेते हैं। नड्डा ने क्या कुछ कहा है। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी पहुंचते हैं अमेरिका, और अमेरिका में भी भारत की परिस्थितियों का जिक्र करते हैं। लेकिन यहां ये बात नागवार गुजरती है बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को, और सत्तारूढ़ दल कहता है कि नफरत का मॉल खोल रहे हैं राहुल गांधी, न कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। सुनिए उनकी जुबानी, जेपी नड्डा साहब की। क्या नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं। तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है, और मैं कहने के लिए कह रहा हूं। तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, और कह रहे हैं आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल कर बैठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। ये राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं जेपी नड्डा साहब। ये बातें क्यों निकली है यहां पे, उसकी चर्चा भी करेंगे। मोहब्बत की दुकान या नफरत का मॉल, मेगा शॉपिंग मॉल, चर्चा का विषय हम भी रख रहे हैं। और लोकतंत्र की तारीफ वहां अमेरिका कर रहा है। भारत के वाइब्रेंट लोकतंत्र की तारीफ होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेंट लोकतंत्र की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इधर उसी अमेरिका में राहुल गांधी जब उनसे पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, और वो भी कहां, तो वाशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में, जहां ऐतिहासिक लोगों का ऐतिहासिक तथ्य दर्ज है वहां पे। और वहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको भी सुन लेते हैं। पहले आप शायद सुन चुके हैं, लेकिन फिर से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, और यहाँ भारतीय प्रवासियों को राहुल गांधी ने वहाँ संबोधित किया था, और वहाँ भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने रखी थी। उस पर कल हम लोगों ने चर्चा की है। जो साथी कल के प्रोग्राम को नहीं देखे हो जरूर देखिए कल की चर्चा। लेकिन आज भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र को लेकर के बहुत सारी बातें आज अचानक क्यों हो रही हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं राहुल गांधी, या चला रहे हैं राहुल गांधी, नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं राहुल गांधी,
या मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के इस प्रेस क्लब में क्या कुछ कहा, भारत में लोकतंत्र, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारत में पत्रकारों की जो दुर्दशा है उस पर, और तमाम बातें यहां रखते हुए जरा सुन लेते हैं जल्दी से, सुनिए। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom. It's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. I view India as a negotiation between its people, between different languages, different cultures, different histories. And the architecture that Mahatma Gandhi set up was to allow that negotiation to be carried out fairly and freely. And that structure that allows the negotiation between India's people is coming under pressure. I mean, this is a question you should ask Mr. Modi. So, more apt. Okay. I don't know how you'll get there. As soon as we get him here. I don't know how you'll get there, but yeah, I think we better question directed at him. Okay. तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। राहुल गांधी भारत के स्ट्रक्चर, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसकी बात कर रहे थे, और कैसे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, उसकी बात यहां करते हुए, और उसमें प्रेस फ्रीडम भी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। और इससे पहले भी आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी पहुंचे थे लंदन में चैथम हाउस में, जब वहाँ उन्होंने बात अपनी रखी थी, वो भी बहुत नागवार गुजरी थी सत्तारूढ़ दल को, खासकर बीजेपी को उस समय, जब उन्होंने भारत के लोकतंत्र की बात की थी। लेकिन भारत के लोकतंत्र को लेकर के एक सवाल आज व्हाइट हाउस में पूछा गया, तो उसके जवाब में व्हाइट हाउस ने जो कहा, जो अभी पहले बता चुका हूं, और उसको लेकर के यहाँ खूब तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल्ले बल्ले बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये मोदी जी की तारीफ हो रही है, या भारत की तारीफ हो रही है, या भारत की तारीफ नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी बातें हम आज करेंगे इस चर्चा में, और समझने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा शॉपिंग हॉल राहुल गांधी चला रहे हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम में देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गए आज हम। लेट इसलिए हो गए क्योंकि यूट्यूब में ही शायद कुछ दिक्कत है, और लाइव का फ्रेमवर्क शायद चेंज हो गया है, तो उसको करने में। लेकिन उम्मीद है कि आप सब तक हम पहुंच रहे हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए नफरत पर मोहब्बत की जीत कैसे होती है उसको निकालने खोजने की कोशिश करेंगे। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, अमेरिका में बात होती है, हिंदुस्तान में अमेरिका अगर आंखें तरेरता है तो हम यहाँ बिल्कुल घुरकी मार के बैठ जाते हैं, और अमेरिका अगर थोड़ी सी तारीफ न कर दे कि बिल्कुल पिल पड़ते हैं हम। भारत का लोकतंत्र वाइब्रेंट है, क्या ये सर्टिफिकेट हमको अमेरिका से लेने की जरूरत है? और अगर भारत अमेरिका सर्टिफिकेट देता भी है तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? सवाल यहीं से कि हम इतने खुश क्यों हैं कि अमेरिका ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारा लोकतंत्र जो है वो वाइब्रेंट है। नहीं, ये सर्टिफिकेट मोदी जी को नहीं मिला है, ये भारत को मिला है। अगर ये सर्टिफिकेट है भी तो पहली बात। दूसरा कि देखिए राजीव जी, अमेरिका और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। कोल्ड वॉर के समय भी संबंध थे,
हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स वहां गए और सीनेट और कांग्रेस को संबोधित किया है, और मिलिट्री टाइज भी हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं, और हर बात व्हाइट हाउस नहीं बोलता है। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स उनकी एक स्टेट पॉलिसी है। भारत जरूर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन एक अलग बॉडी है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, और उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन होता है। आमतौर पर वो चीफ जस्टिस बनता है जो सरकार के पक्ष में फैसले देता है या सरकार के साथ सुर में सुर मिला के चलता है। अमेरिका में ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का मंत्रालय है, और उस मंत्रालय से जो बातें आती हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद वहां पे रेड पड़ी, बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स गया, रेड या सर्वे था, अब उसकी जो मंत्री हैं एरिक बार्कले, उनका बहुत सख्त बयान आया और ये कहा कि भारत के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को देखना चाहिए, उनके जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो कमिटमेंट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अमेरिका इससे ज्यादा नहीं कर सकता। देखिए, हमको भी ये देखना चाहिए जो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि ये लड़ाई हमारी अपनी है। हमें हमारी डेमोक्रेसी को अगर कोई उस पर ग्रहण है तो ये लड़ाई हमारी है, अमेरिका उसमें नहीं कर सकता। अमेरिका अगर आगे कुछ भी करेगा तो वो एक सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामले में सीधी सीधी दखलंदाजी मानी जाएगी, जो किसी भी तरीके से मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में या जेनेवा कन्वेंशन में प्रतिबंधित है। इसलिए इस चश्मे से आप देखिए, अब जो आपने बताया कि कुछ मिलिट्री टाई अप्स होंगे, होते रहते हैं। अगर आपकी अच्छी दोस्ती है अमेरिका से तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है। अमेरिका में कानून है कि अगर आप अमेरिका से कोई बहुत हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट के सौदे लेते हो, वहां से कुछ हवाई जहाज खरीदते हो, कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं कोई भी देश, उसको वहां के फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। 2012 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से एक एम्फीबियन फ्रिगेट खरीदा, हाईटेक, जिसमें हवाई जहाज भी उतर सकता है, अंदर पनडुब्बी भी जा सकती है, और वो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी है, फ्रिगेट भी है, वो तीनों चीजें हैं उसके अंदर। उसको कमीशन किया गया भारत में, जिसका नाम है आईएनएस जल अश्व। अब आईएनएस जल अश्व जो है वो अमेरिकन है, लेकिन जब वो भारत में आया तो बगैर फाउंडेशन एग्रीमेंट के साइन किए हुए आया। अब फाउंडेशन एग्रीमेंट को मैं मोटा मोटा बता दूं अगर, तो उसके अंदर 3-4 एग्रीमेंट होते हैं। एक एग्रीमेंट है, उसका नाम है LSA, लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट। मतलब भारत अमेरिका के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है जब चाहे, और अमेरिका भारत के कर सकता है। उसके लिए कोई प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है सरकारों की, वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेट होके हो सकता है। ये मोदी जी के समय हो गया। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैक्सिको में या कनाडा में, अमेरिका के अड़ोस पड़ोस में या क्यूबा में, लेकिन अमेरिका का यहां पे है काफी। और याद होगा कि वाजपेयी जी के समय और चंद्रशेखर के समय भी इस तरीके की परमिशंस अमेरिका चाहता था, जो हमारे सरकारों ने नहीं दी थी। दिया था तो लिमिटेड दिया था। दूसरा एक उसमें है सिस्मोआ एक एक्रोनिम है, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एग्रीमेंट है। वो क्या है? वो है कि हमारे इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन है, यानी जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है मिलिट्री के या सरकार के, उसका भी एक्सेस मिलेगा। ये मोदी जी के समय साइन हुए हैं।
मनमोहन सिंह इसको बगैर साइन किए आईएनएस अश्वमेघ वहां से ले आए थे, आईएनएस जल अश्व। तो अमेरिका और भारत के बड़े मल्टीपल रिलेशंस हैं, एक बात। दूसरी बात यह है राजीव जी कि भारत एक यहाँ की क्षेत्रीय महाशक्ति है। अमेरिका को जरूरत है हमारी, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन को कंटेन करने का मामला हो। और इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी नंबर 1 चीन को कंटेन करने की है। तो इसलिए वो अमेरिका भारत को, जाहिर सी बात है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट और सब चीजें दे रहा, मुफ्त में नहीं दे रहा, पैसे भी देगा। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ओवर डिपेंडेंस जो है वो रशियन इक्विपमेंट पे है हिस्टोरिकली। इसलिए ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फ्रेमवर्क नहीं बन पाया, क्योंकि अगर वो फ्रेमवर्क बनेगा तो हमारे जो, जैसे मान लीजिए कि सुखोई 30 है, सुखोई 30 अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम पे नहीं जा सकता क्योंकि वो रशियन है। ऐसे ही मिक्स सीरीज के जितने भी जहाज हैं हमारे पास, ऐसे ही मिराज के जितने जहाज हैं, वैसे ही राफेल जो अब आ गया हमारे पास, कम से कम 2 स्क्वाड्रन तो हैं ही राफेल के। तो उसके लिए अमेरिकन जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका फ्रेमवर्क नहीं बन पाया। लेकिन मोदी जी साइन कर आए ओबामा के समय ही। तो चीन को लेकर राजीव जी, जब तक वो एक भारत से कोई कमिटमेंट, कोई सलूशन, कोई डायरेक्शन अमेरिका चाहता है, वैसा कोई डायरेक्शन या कोई कमिटमेंट मोदी जी की तरफ से आना है, ये हम देखेंगे जब मोदी जी जाएंगे तो वो क्या है। क्योंकि चीन के मामले पर वो अपनी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जो अमेरिका चाहता है वो भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि क्वाड के मेंबर हैं। तो क्वाड भी आपने नहीं बनाया, वो अमेरिकन इनिशिएटिव है। बिल्कुल। और वो भी मनमोहन सिंह के समय से हो रहा था। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले जब मोदी जी जाएंगे तो वो चीन के मामले में क्या कमिटमेंट देते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें चीन के मामले में दी है वहां पे सलूशन, लेकिन राहुल गांधी एक इंडिविजुअल है। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, लेकिन वो एक इंडिविजुअल, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी है। तो राहुल गांधी की एक कमिटमेंट केवल इसलिए है कि एक बड़े पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से ये कमिटमेंट आ रहा है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना भी हो, तब भी वो जो गैर बीजेपी अपोजिशन है भारत में, वहां पे राहुल गांधी की बात का वजन है। और कल अगर इनकी सरकार आती है तो वो विजन राहुल गांधी का जो दे रहे हैं वो इंप्लीमेंट होगा, ये भरोसा उनको है। दूसरी एक आखिरी बात मैं जोड़ दूं केवल कि देखिए, अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं ये बातें यहां बार बार कर चुका हूं। मोदी जी को चाहिए कि जब वो अमेरिका जाएं तो यूनिवर्सिटीज भी जाएं, प्रेस क्लब भी जाएं। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट अड्डे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है, वो भाषण नहीं सुनना चाहते आपका, वो डायलॉग करना चाहते हैं। कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी भाषण देने के लिए नहीं बुलाएगी मोदी जी को, वो बुलाएगी तो कहेगी 10 सवाल भी पूछेंगे आपसे हम। तो अब ये मोदी जी को तय करना है कि वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कि नहीं, प्रेस क्लब जाते हैं कि नहीं। राजीव जी, राहुल गांधी भी तो यही कह रहे थे कि प्रेस क्लब ले आइए। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे न्यूयॉर्क से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी सलीम रिजवी साहब। आपका स्वागत करता हूं रिजवी साहब इस कार्यक्रम में। अमेरिका की खूब बातें अभी हो रही हैं और यहाँ एक सर्टिफिकेट अमेरिका से मिल गया है कि भारत जो है वो वाइब्रेंट लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और उस सर्टिफिकेट पे खूब चर्चा हो रही है रिजवी साहब यहाँ पे हिंदुस्तान में। उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़रा हट करके आपके पास आऊँगा, लेकिन आपसे पहले ज़रा मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूँ। और बिल्कुल एक सपाट पिच पे आज बैटिंग करने के लिए कह रहा हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी।
सपाट पिच ये है कि राहुल गांधी ने जो पिच बनाई है, जो हम ऊपर लिख भी रहे हैं, मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल, कह रहे हैं हमारे देश के सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, कि राहुल गांधी ने नफरत मोहब्बत की कोई दुकान नहीं खोली, कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, वो नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। शॉप भी नहीं, मॉल चला रहे हैं। हालांकि अब मॉल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। तो इसमें राहुल गांधी ने क्या नब्ज पकड़ ली है कि बार बार तिलमिला उठती है बीजेपी। देखिए, जब नब्ज डॉक्टर जब पकड़ता है, अगर ज्यादा तेज पकड़ ले, दबा दे, तो हम तिलमिला उठते हैं। क्या वही कर रहे हैं राहुल गांधी? जहां लोकतंत्र की बात होती है, बीजेपी तिलमिला जाती है। और एक सर्टिफिकेट का इंतजार, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले। भाई भारत है, तो भारत को लेकर के आप क्यों इतना मोदी जी के साथ में, ये तो वैसे ही हो रहा है वैक्सीन वाली बात। हालांकि उसकी चर्चा भी कर रहे थे नड्डा साहब, लेकिन वैक्सीन पे सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री का ही लगेगा। तो वो सर्टिफिकेट जो है प्रधानमंत्री के फोटो के साथ ही चस्पा करना चाहते हैं। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्हाइट हाउस कह रहा है और जो अमेरिकन कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हाँ है, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हमारा भारतवर्ष पे इसीलिए विश्वास है और हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं, बिना डरे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये प्रूव कहां से हो रहा है? ये कर्नाटका से हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, ये प्रूव होने वाला है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से। इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया एक ऐसा देश है, विश्व में अकेला देश है, जहां पे इतनी भाषाएं, इतने रंग, इतने तापमान, इतनी विभिन्नता है। यहां पे डिक्टेटरशिप चल ही नहीं सकती। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, यहां पे डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास हो रहा है। जो संस्थाएं, उनको कब्जा करके लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अमेरिका जो कह रहा है और जो हम कह रहे हैं, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं। प्रयास हो रहा है, लेकिन यह असफल होगा, क्योंकि हमने पिछले 1000 साल से यह देखा है, चाहे मुगल हमारे यहाँ आए, चाहे अंग्रेज हमारे यहाँ आए, लेकिन हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता की शक्तियां थी, वो कभी कमजोर नहीं हुई। वरना आप सोचिए राजीव जी, अगर मुगल इतने साल शासन करते तो सनातन धर्म खत्म हो जाता? नहीं खत्म हुआ, क्योंकि वो झुकना जानता है, वो लेटना जानता है, वो तन के खड़ा नहीं होता है आक्रमण को करने के लिए और सहने के लिए, इसलिए धर्म बचा रहा। तो वास्तविकता में आप सोचिए, भारत का इतना मजबूत है कि 74-76 में उसका जो बदला लिया था लोकतंत्र ने, वो 77 में किस तरह लिया था इंदिरा गांधी से, आपको पता है। 1980 में इस लोकतंत्र ने, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ने कैसा बदला लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है जो अमेरिका कह रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 2024 में ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रोटी पलट देगी। अब आपने दूसरी बात कही, आपने जो नड्डा साहब ने कहा, देखिए राजीव जी, कल्पना कीजिए, आप एक योगी की कल्पना कीजिए। योगी कैसा होता है? योगी होता है गुरु नानक की तरह, योगी होता है भगवान श्री राम की तरह। योगी कौन होता है? जिसको देख के आपके मन में कोई आक्रोश ना आए, कोई गुस्सा ना आए, शांति आए। जो पहले भी हम लोग आपकी डिबेट में कह चुके हैं, जो सबसे बड़ा योग का भाव है, वो है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। आप सोचिए राजीव जी, सोचिए, पुराने चित्रों को देखिए। जब राजीव गांधी के शत विक्षत शव को देखा था, तो क्या आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रोते हुए देखा था? जब इंदिरा गांधी का शव देखा था, तो सोनिया गांधी को रोते हुए देखा था? नहीं देखा था। ये योगी स्वभाव है। 2004 में सोनिया गांधी ने जब सत्ता मिलने के बावजूद उसको त्याग दिया था, उनके चेहरे पे कोई खुशी का भाव या दुख का भाव आपने देखा था? ये योगी का भाव है। ये एक स्वामी हैं जो अपने को योगी कहते हैं। जब पुलिस पहुंचती है, इतने बदहवास हो जाते हैं, चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं, सलवार सूट पहन के भाग जाते हैं, वो योगी के लक्षण नहीं है। योगी रोता नहीं है,
योगी हंसता नहीं है। योगी जो होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो योग अवस्था में होता है, वो दुख सुख से परे होता है। ये जो दुख और सुख है हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए है राजीव जी, क्योंकि हम सामान्य, हम योगी नहीं है। जिस दिन हम योगी के भाव में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम तपस्वी हो जाएंगे, जिस दिन हम भगवान में लीन हो जाएंगे, अल्लाह में लीन हो जाएंगे, गुरु नानक में लीन हो जाएंगे, हम सुख दुख से परे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब आपको किसी को योगी भाव देखना है तो राहुल गांधी में योगी भाव देखिए आप। कोई गुस्सा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, निर्विकार विचार, ये योगी की भूमिका है। तो जो डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट है, अमेरिका ठीक कह रहा है। और इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का परिचय हम 3 महीने 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी देंगे। 2024 में भारत सरकार का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी देंगे। इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग इन इंडिया। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी की चर्चा हम कर रहे हैं और सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी साहब। रिजवी साहब, आपके पास आना चाहता हूं। और राहुल गांधी की आधिकारिक यात्रा खत्म हो चुकी है। जो अभी तक जितनी चीज़ें थीं वो सब कुछ हम लोग ला चुके हैं, मीडिया में आ चुका है, हमारे जरिए भी लोगों तक पहुंच चुका है। यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर सम अप करना हो राहुल गांधी की यात्रा का समापन, किस रूप में इसको आप देखते हैं? आप उस दिन सुबह से बिल्कुल शाम तक डटे हुए थे, हम लोग भी रात भर डटे रहे। और तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, राहुल गांधी न्यूयॉर्क में जो भाषण दे रहे थे जेविट्स सेंटर में, और वहां आप भी थे। यहां से लेकर के यहां बहुत लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। यहां से क्या कुछ निकलकर भारत की तरफ आते हुए आपको दिखाई दिया? क्या भारतीय प्रवासी जो हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है, या जो लोग भी आए थे, इन लोगों का क्या कहना है? और अब आज जो खबर व्हाइट हाउस से निकल के आ रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, आपकी? सब जरा आपके जरिए समझना चाहते हैं हम, कि क्योंकि ये बहुत कुछ अभी रिफ्लेक्ट करने वाला है आने वाले मोदी जी की यात्रा से। भारत की जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, उससे, भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स से, सब कुछ से इसको रिलेट किया जाएगा। इसलिए भी बहुत जरूरी है और आपका विचार यहाँ बहुत मायने रखता है। जी सलीम रिजवी साहब। शुक्रिया राजीव जी। जाहिर है उस दिन हम लोग ने कई बार बातें करी और वहां बहुत देर रात तक, तो वहां जाहिर एक बड़ी हलचल और बहुत गहमा गहमी, बड़ा जोश से भरा हुआ माहौल था। एक कलर मैं दे दूं जिसमें कि व्यूअर्स को ये अंदाजा हो कि वो हो क्या रहा था वहां। तो वो लोग आए, लेकिन 2 बजे वहां स्थानीय समय के अनुसार शुरू होना था, वो 5 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर स्पीचेस चली जैसे कि तरीका होता है, बहुत से वक्ता आए, अपना बोल के गए, फिर सैम पित्रोड़ा साहब आए, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राहुल जी आए। तो उसमें जितनों से मैंने बात की और जो लोग दिख रहे थे वो बड़े जोश में थे, और वो इतना उत्साह जो दिख रहा था, वो मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि वो पहले जो लीडर्स आते थे तो इतना इस तरह का रिएक्शन मुझे डायस्पोरा में नहीं दिखता था। और खासकर राहुल जी भी खुद आए हैं कई मरतबा, लेकिन इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बड़ा जोश। क्या भाई, मैंने पूछा भाई बड़े आप जो उत्साहित लग रहे हैं, क्या आपके मूड क्या है? लेकिन हम जा रहे हैं, सुनने जाते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हो, क्या है उनके पास। क्योंकि जो वो उन लोगों का कहना, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जो हालात हैं भारत में इस वक्त, उसको देखते हुए हमारे पास एक ये ऑल्टरनेटिव बेहतर है जो कि बात कर रहा है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना है। तो ये बेसिक मूड यही था, और लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये क्या सॉलिड कुछ कहते हैं, यहाँ कोई स्टेप्स बताते हैं, जो कि वो अपने दौरे के दौरान बताते रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल डिस्टिंक्शन करते रहे हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं और अभी क्या हो रहा है। और उसमें बिल्कुल वही कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये कि जो वहां पर हालात हैं उसमें नफरत का पूरा एलिमेंट हटा के एक मोहब्बत और सबको साथ लेके आगे चलने की बात। तो वहां पे कई लोग इस तरह के मिले। एक साहब ने तो साफ कैमरे पे भी बात करनी मुनासिब समझी, वो तमिलनाडु से थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2014 में मैंने वोट दिया था मोदी जी को, लेकिन 5 साल तो ठीक रहा, फर्स्ट टर्म बड़ा अच्छा काम रहा,
लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से फिर हालात बद से बदतर होते गए और फिर लगा कि ये जो है पूरा सेटअप बीजेपी अब कंप्लेसेंट हो गई है और एक ऑल्टरनेटिव जरूरी है। तो वो डाले हुए थे स्कार्फ, उस पर राहुल गांधी की और सबकी फोटो लगी थी और झंडा भी पकड़े थे और अपनी फैमिली के साथ आए थे, वो लोग भी सब पहने हुए थे उस तरह की चीजें और कटआउट था राहुल गांधी का, तो उसके पास फोटो खिंचा रहे थे, तो बड़े जोश में थे खासे। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये आपने इस तरह फैसला किया, कुछ और भी आपके दोस्त अहबाब भी इस तरह कर रहे हैं? कहने हाँ, बहुत से लोग इस तरह सोच रहे हैं कि भाई वो तो था उस वक्त हमने सपोर्ट किया, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए और ये एक ऑल्टरनेटिव है और ऑपोजिशन एक मजबूत होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। और बहुत से लोग इस तरह के भी थे जिनसे मैंने बात की, तो वो कैमरे पे या उस तरह नहीं आना चाहते थे, लेकिन कह यही रहे थे और यही बातें उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से दोस्त भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये हमने सपोर्ट तो किया था पहले, लेकिन ये हालात इस तरह की जो नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स है उससे बहुत लोग विचलित भी दिखे। तो ये एक लेडी थी, मैं उनका भी बताना चाहूंगा, तो वो छड़ी लेके खड़ी हुई थी और जब क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है तो थोड़ा वक्त लगता है, तो वो उन्होंने कुर्सी पे बैठ गई, नजदीक एक कुर्सी थी, तो मैं देख रहा था उनको, मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप इतनी तकलीफ में हैं, आप बड़ा हिम्मत करके आई। तो उन्होंने कहा कि जी मैं घर में नहीं बैठ सकती थी, ये बहुत अहमियत है इसकी, जो वहाँ हो रहा है इंडिया में इस वक्त जो माहौल है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आए और कम से कम आवाज उठाएं जहां उठा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में भी बहुत से लोग हैं अभी जो कि वही पूरे सेटअप को सपोर्ट कर रहे हैं जो मौजूदा सेटअप है, लेकिन कुछ हमारी फैमिली के भी हैं जो नहीं भाई ये तो सही नहीं हो रहा है, और वो तकलीफ में भी यहाँ आई। तो ये एक मूड में बता रहा हूँ कि भाई क्या हालात थे। अब राहुल जी ने जो इस तरह से सारी बातें करी, पूरे दौरे के दौरान उन्होंने यही सारी बातें करी कि डायस्पोरा से कहा कि आपको भी मिलना है और साथ में एक माहौल बनाना है, हम सब इसके खिलाफ लड़ेंगे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं और जो नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स वहां पे चल रही है। तो और जो थिंक टैंक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स, कांग्रेशनल स्टाफ, इन सब से भी जो मुलाकातें हुई ये बड़ी अहमियत रखती हैं और मीडिया में जाहिर है कि काफी उनको कवरेज मिला। उसके बाद भी मिला, जब प्रेस क्लब में बात की थी इन्होंने, सारी चीजें बयान की गई थी, पूरे मीडिया में छाया हुआ था। फिर यहाँ न्यूयॉर्क में जब जावेद सेंटर का खत्म हो गया पूरा कार्यक्रम, तो उसके बाद भी यहाँ मीडिया में काफी चर्चा हुई, ये सारी चीजें कहीं। और खास चीज यही कहते थे वो लोग कि ये मोदी पे इन इश्यूज पे अटैक कर रहे हैं और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना है बैक इन इंडिया। तो ये जो है एस्टैब्लिशमेंट पे इसका जाहिर है कि बिल्कुल वो नोट करते हैं, वो सब पे ध्यान देते हैं। अब वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इंडिया है, और मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होती है हर गवर्नमेंट्स की, तो यहाँ इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट की भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी उनके यहाँ ये दर्ज है बिल्कुल बाकायदा कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बड़े स्ट्रांग हैं, वाइब्रेंट हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क लेके जाहिर है वो डील करते हैं इंडिया से। लेकिन अगर हालात थोड़े फर्क ना होते, मौजूदा डिस्पेंसेशन इंडिया में जो है मसलन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट पे हमले हो रहे हैं और जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस हैं, तो आपने देखा होगा कि जॉन किर्बी साहब ने ये भी कहा था कि हाँ हम बाकी जो मसाइल हैं वो उन पे डिस्कस करते हैं और करेंगे, वो किया जाएगा। और जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ, कुछ से मैंने भी बात की थी, तो वो लोग ये कहते हैं कि हाँ हम हाईएस्ट लेवल पे भी अमेरिका जो है वो ये इश्यूज उठाता है। तो अगर सब कुछ इस तरह से ठीक होता तो ये इश्यूज उठाने की जरूरत क्या पड़ती। तो जाहिर है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसमें जो जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं, आप उसमें चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की ट्विटर और फेसबुक के पोस्ट पे गिरफ्तार हो जाते हैं अगर वो पसंद नहीं आ रही है मौजूदा हुकूमत के सेटअप को। उसके अलावा प्रेस की क्या फ्रीडम है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं मीडिया में, और आपके दर्शक भी सबको पता है कि भाई किस तरह से बीबीसी के दफ्तर पे वहां रेड कर दिया। वो क्यों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई और साहब चंद दिन के बाद उन पे रेड हो गया। वो कोई प्रॉफिट का कोई इदारा नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग का सिस्टम नहीं है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि वहां पे फीस कर रहे हो या धोखाधड़ी फाइनेंशियल कर रहे हो। तो इस तरह से आपने वहां पे जर्नलिस्ट को जिस तरह से ट्रीट किया गया, तो ये सारी बातें सबने नोट की हैं। तो ये बिल्कुल है कि भाई एक
इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की और जो ग्लोबल हालात हैं, अमेरिका को बहुत ज़रूरत है। मैं बता चुका हूँ कई बार, प्रशांत भी जिक्र करते रहते हैं कि चीन के सिलसिले में कंटेन करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जो भी डिस्पेंसेशन हो वो उनके साथ एलाई बन के चीन को कंटेन करने में मदद करे जिस हद तक कर सकते। और दूसरा ये कि एक कॉर्पोरेट का भी यहाँ पर प्रेशर होता है कि भाई बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे बिजनेस हमें बहुत मिलता है, तो वो भी मिडिल क्लास 750 मिलियन स्ट्रांग है वहाँ, तो वो सब भी जरूरी। तो ये सारे प्रेशर्स होते हैं, जाहिर है कि वो बात करेंगी ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने की, लेकिन वो पीछे होगी पर्दे की। जी जी बिल्कुल। आपके पास फिर से आता हूँ, एक बार आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसकी बात खूब हो रही है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा उसकी हम यहाँ ज़रूर लाए। और चूंकि अमेरिका राहुल गांधी पहुंचे, अमेरिका में राहुल गांधी ने अपनी जो बातें रखी और उनके तमाम भाषणों को अगर सुनिए तो उसमें से कुछ न कुछ ऐसी बातें जो आज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत है, वो बातें वहाँ कहते हुए रखते हुए राहुल गांधी नज़र आए। चाहे वो छात्रों के बीच हो, चाहे वो थिंक टैंक के बीच हो, चाहे इंडियन डायस्पोरा के बीच में हो, हर जगह राहुल गांधी ये बात कहते हुए नज़र आए कि क्या कुछ चल रहा है भारत में। और जैसे रिजवी साहब बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो पहले मोदी जी को सपोर्ट करते रहे, बीजेपी को वोट दे के आए, लेकिन अब देखने लगे हैं राहुल गांधी की तरफ। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं, इसके अलावा भी आज ही देख रहा था जब इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, तो लोगों ने क्या क्या बातें कही है, वहां के लोगों ने क्या बातें कही है, तो बहुत कुछ इधर उधर दिख रही थी बातें कि कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी की तरफदारी करते हुए, राहुल गांधी के पक्ष में बात रखते हुए नजर आए हैं, जो पहले मोदी जी के पक्ष में बात थे। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद काफी ऊंचा हो। कई सारे सर्वे आ रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में। राहुल गांधी का जो लोकप्रियता है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। हालांकि दोनों के बीच अभी गैप ज्यादा है, फिर भी एक का घटना एक का बढ़ना मायने रखता है। इन सबको देखा जाए तो क्या एक परेशानी जो ये नफरत का मेगा मॉल की बात कर रहे हैं नड्डा साहब, इसको किस रूप में देखा जाए? क्या परेशान है, हैरान है बीजेपी? क्या राहुल गांधी को जिनके ऊपर पप्पू का ठप्पा लगा करके बैठी हुई थी निश्चिंत रूप से कि कोई चुनौती नहीं है, अचानक एक चुनौती सामने पार के, और चुनौती ही नहीं, नड्डा साहब अपने गृह राज्य को हार गए, नड्डा साहब दूसरा राज्य कर्नाटक हार गए, ये परेशानी है। और ये सिर्फ नड्डा साहब की बात नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी चुप नजर आ रहे हैं और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और में डूबते को तिनका का सहारा जो कहते हैं वो अमेरिका से दिखाई दे रहा है। इस रूप में देखा जाए, कुछ बोल दे तो पकड़ लो, लपक लो, और मीडिया तो साथ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है खुले तौर पे। किस रूप में देखते हैं इसको? सत्तारूढ़ दल की बेचैनी स्वाभाविक सी है। 2024 के चुनाव का सत्तारूढ़ दल का नारा ही यही है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। इस पूरे नारे को राहुल गांधी की और यूएस की यात्रा ने खोखला कर दिया। उस नेता को, जिस नेता को सत्ता प्रतिष्ठान पप्पू साबित करने में लगा हुआ है पिछले 10 सालों से, उस नेता को अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड आमंत्रित करता है कि आप मेरे यहाँ आइए, हमसे बात कीजिए, तो यह सत्तारूढ़ दल की बेचैनी है। अगर यूएस का जो जनमत को प्रभावित करने वाले बुद्धिजीवियों का समूह उनको रूजवेल्ट खाता है और उनसे सवाल जवाब करता है, बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित होते हैं, जिसका वीडियो भी नहीं है, लोगों ने कहा कि नहीं, हमको इत्मीनान से बात करने के लिए आवश्यक है कि उसको सार्वजनिक न किया जाए, तो यह सत्तारूढ़ दल की बेचैनी समझ में आती है। जिन सार्वजनिक समारोहों के अलावा अगर हडसन स्कूल में भी अगर राहुल गांधी को बुलाया जाता, वहां पे बड़े पैमाने पर यूएस के बुद्धिजीवी मौजूद होते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और अपने आप को एक सार्थक सवाल जवाब उनके साथ हुआ है, तो यह तब देश में सत्तारूढ़ दल की बेचैनी समझ में आती है। राहुल गांधी अगर इस बात पे नाराजगी व्यक्त करते हैं अपने वहां के आयोजकों को कि उनको अन्य शहरों में क्यों नहीं ले जाया गया, तो यह सत्तारूढ़ दल की बेचैनी समझ में आती है। जिस तरह का समर्थन, जिस तरीके से लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए,
यूएस का जो समाज है वह इस तरह का लोग नहीं है जो आप उनको डिनर पे आमंत्रित कर ले और सब काम काज छोड़ करके आपको सुनने के लिए चले आएंगे। उनको लगता है कि हम जहां जा रहे हैं वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम जहां जाएंगे जिस व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं वह हमारे लिए वर्थ है या नहीं है, यह उनके सामने बड़ा कंसिडरेशन होता है। और ऐसे कंसिडरेशन में इस विचारधारा के लोग, इस तरह का जीवन जीने वाले लोग अगर बड़ी तादाद में अपनी पहचान को सार्वजनिक न करने के स्थिति में भी रह करके अगर वह बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने के लिए आते हैं तो यह सत्तारूढ़ दल की बेचैनी समझ में आती है। राहुल गांधी ने अपनी बातों को लगातार रखा। तो भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें कोई बहस थोड़े है, लेकिन सवाल इस बात के लिए कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनी रहे। राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे तमाम राजनीतिक दलों, उस देश के बुद्धिजीवियों की चिंता यह है कि जिस लोकतंत्र के लिए हमारे राष्ट्र के नायकों ने संघर्ष किया, इतना बड़ा संविधान हमको तैयार किया, संविधान तैयार करके दिया, अगर वहां पे बहस ये चलने लगेगी कि हमको हमारे अंदर दायित्व बोध बनाए रखने के लिए हमको सिंगुल की जरूरत है, तो ये सवाल पैदा होगा कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। अगर जिस देश के संसद में देश के चुने हुए नेता या राजनीतिक संघर्ष किए हुए लोगों के स्थान पर तमाम कर्मकांड करने वाले विद्वानों को एकत्रित कर दिया जाएगा, तो सवाल पैदा होगा कि इस देश की डेमोक्रेसी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, या देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जो तत्व आवश्यक हैं वो तत्व कितने मजबूत हैं या तत्व कितने कमजोर हो रहे हैं। अगर इस देश की नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर विपक्षी दल मौजूद नहीं होंगे, संवैधानिक पदाधिकारी मौजूद नहीं होंगे, तो ये सवाल पैदा होगा कि जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे देश की है वो सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। चिंता सबकी है, अमेरिका से या चाहे किसी भी देश से इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है या नहीं, बिल्कुल है। और समय समय पर हमने इसको साबित किया है। तमाम सरकारों हुकूमतों के कोशिशों के बावजूद हम सुरक्षित रहे हैं और फिर जन सहयोग से हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को मजबूत करने और पुनर्स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, उन कोशिशों को कैसे रोका जाए, सवाल इस बात का है। और अमेरिका का समाज, यूएस का समाज इसी को जानना चाहता है। यूएस में वो लोग हैं जो माने भारतीय मूल के लोग हैं, बड़ी तादाद में अगर वहां इकट्ठे हैं, तो यह देश की हालात को लेकर के उनके मन में जो चिंताएं हैं उसको प्रकट करती है। और देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा और किसी विपक्षी दल की यात्रा के बीच में कोई तुलना नहीं होती। जो सरकार की प्रधानमंत्री की यात्राएं होती है विदेशों में, उसकी व्यवस्थाएं संस्थागत तरीके से होती है। भारत की सरकार उन यात्राओं का आयोजन करती है। जो भारत का कूटनीतिक समूह वहां पे मौजूद है उनका आयोजन करता है। और उस देश में, संबंधित देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो या भारतीय मूल के लोग हैं, वहां रह रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, उनका नियमित संपर्क रहता है दूतावासों से। तो आप प्रधानमंत्री की यात्राओं के में जो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, वह उसकी तुलना आप अन्य नेता के साथ नहीं कर सकते हैं जो अपने संसाधनों से या स्थानीय क्राउड फंडिंग से अपने अन्य संस्थाओं के मदद से इस तरह का आयोजन करते हैं। क्योंकि जो लोग सुनने के लिए आते हैं, उनको या सुनने आना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर वो नहीं सुनने के लिए आएंगे तो आप उनका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगर सम्मानित राजदूत का एक निवेदन आपके पास आ गया कि कल की सभा में आप आइए और उसने अनुपस्थित कर लिया आपको, और परसों अगर आप किसी काम के लिए जाएंगे तो आपको देखेगा कि आप मेरी बात नहीं सुने थे, तो एक अलग तरह का माहौल होता है। संस्थागत तरीके से राजनयिक माध्यमों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और एक अन्य विपक्षी दल के नेता के लिए आयोजित कार्यक्रम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर उसमें भी एक विपक्षी दल के नेता को इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग, अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी बुद्धिजीवी, मीडिया जगत के लोग अगर सुनने के लिए आ रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण बात है। गोया कि उस समाज में भारत को लेकर के एक तरह का विमर्श है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वहां हो क्या रहा है। मतलब जिस वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रेस का सामना किया, और जितनी संख्या में वहां प्रेस वाले मौजूद थे राहुल गांधी से बात करने के लिए, आज तक कितनी यात्राएं हो चुकी हैं सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, एक बार भी नहीं गए। और नहीं, हमारे ख्याल से ये रिजवी साहब इसको कंफर्म करेंगे, हमारे ख्याल से नेशनल प्रेस क्लब में उनको आमंत्रित भी नहीं किया। और वो उनके आमंत्रणों को स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये एक बहस का विषय है। क्योंकि वहां का जो समाज है, वह समाज मूक श्रोता नहीं होता।
वह मन की बात नहीं सुनता है, वह अपने दिमाग की बात करता है। उसके मन में क्या चल रहा है वह उसका सवाल जवाब करता है। तो सामने वाले के मन में जो बात चल रही है उन सवालों का जवाब देने के लिए आप कितना तैयार हैं, इस आधार पे आपकी उस समाज में स्वीकृति बनती है। और इस अपनी स्वीकृति को राहुल गांधी ने हासिल किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विदेश में डंका बजने वाले की बात को भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर फैला रही है, उस पूरे के पूरे मुहिम को राहुल गांधी की इस यात्रा ने पूरी तरह से खारिज किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी है। और मुझे लगता है कि जो एक बड़ी रेखा खींच करके राहुल गांधी आ रहे हैं, ये आने वाला दिन बताएगा कि मोदी जी जा रहे हैं वह किन किन सवालों का जवाब देते हैं, क्या और किस तरह से उस वहाँ के समाज के लोगों से वो मिलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं वो कितने बेमानी हैं, कितने उसमें तथ्य हैं या कितने तथ्य उसमें नहीं है और कितने वो बनावटी हैं। लेकिन ये सवाल जरूर है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से जो सवाल खड़े किए हैं वो भारतीय जनता सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो सवाल खड़ा करती है राहुल गांधी ने उसका जवाब इस पार्टी नहीं दे रही है। वो केवल एक ही उसका नारा है कि विदेश में जाकर के आप देश को बदनाम कर रहे हैं। एक नई तरह की परिभाषा है। सरकार की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो सकती है, ये तो भारतीय जो देश का सत्तारूढ़ दल है वो बता सकता है। और सरकार की आलोचना अगर आप नहीं कर सकते हैं, करने की आपको अनुमति नहीं है, करने की राजनीतिक माहौल आपके पास नहीं है, तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र को लेकर के सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं उन सवालों में भी कोई ना कोई दम है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई सारे सवालों में दम, और राहुल गांधी को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश किया, लेकिन क्या बीजेपी खुद सवालों से घिर गई है? जरा समझना चाहते हैं, इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। क्या लगता है आपको, क्या जो सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी उन्हीं सवालों में घिर गई है, उन्हीं सवालों से घिर गई है बीजेपी, कि उसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है? देखिए, राहुल गांधी के जो सवाल है वो तो यहाँ भी देखिए मोहब्बत की दुकान या नफरत का मॉल, तो जवाब दे रहे हैं नड्डा साहब। जाहिर है सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जो जवाब दे रहे हैं तो अब ये तो नड्डा साहब बताएंगे कि जो टीका दिया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, मोदी जी का क्या योगदान जो हुए कि हमने टीका दिया है, उसमें योगदान था उस टीके में। फिर क्या जो वाइब्रेंट इसकी लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है अमेरिका, तो ये तो डेमोक्रेसी को पसंद ही नहीं करते मोदी जी, तो कैसे गर्व करें इस पर? डेमोक्रेसी को अगर पसंद करते तो फिर तो संविधान की बात करते, जो संविधान की बात नहीं करते, संविधान को मानते ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हम राजा है, और राजा है और राजा राम को भी नहीं मानते। राजा राम ने तो धोबी की आलोचना बर्दाश्त कर ली थी, एक वंचित वर्ग नया खड़ा कर दिया आपने, राजनीति के उससे बाहर कर दिया आपने। लोकतंत्र में तो बहुलतावाद है, आप बहुमतवाद के नाम पे, हिंदू बहुमत के नाम पे सत्ता चला रहे हैं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये भी सवाल किया जाएगा। क्या जवाब देंगे मोदी इसका? क्या वो अपनी जो है कोरोना वाली कथा बताएंगे कि हमको बदनाम किया है कांग्रेस ने या बदनाम किया है लोगों ने, हम तो बड़े अच्छे आदमी है? क्या वहां विक्टिम कार्ड उनका चलेगा? वहां ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। वहां अगर चलेगा तो वही जैसा कि कहा प्रशांत भाई ने कि वो साइन कर करके आ गए कि आप हमारे इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कीजिए या ये कीजिए। संप्रभुता को एक तरह से समझिए कि गिरवी रख करके आ गए मोदी। इसके पहले तो किसी ने नहीं किया। तो देश की छवि खराब ये कर रहे हैं, चीन को जमीन ये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि न कोई घुसा है न घुसेगा। तो ये अमेरिका तो जानता है, ये भले कहे आंख मूंद ले और कहे कि राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं देश को, अमेरिका में जाकर के ये सब बोल रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुआ या जो एनआरसी के समय जो वहाँ शाहीन बाग में हुआ था, या जो गुजरात में जो हुआ बिल्किस बानो मामले में, या जो यूपी में जो घटनाक्रम हुए, क्या अमेरिका में नहीं देखा जा रहा है? आप जो यहाँ वीडियो चला रहे हैं, क्या अमेरिका में ये देखा नहीं जा रहा है? ये सलीम साहब जो है अमेरिका से जुड़े हुए नहीं है। तो जो यहाँ हम बोल रहे हैं, जब सलीम साहब सुन रहे हैं तो और लोग भी सुन रहे हैं। तो बताइए कि कैसे बदनामी कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मोदी जी के पास नहीं है। नड्डा साहब बेचारे क्या करेंगे? वो तो आए ही या ढाल है, वो तो ढाल के लिए है। जब पिटाई की बारी आएगी तो उनको आगे कर दिया जाता है कि भैया जाइए दो चार लाठी खा लीजिए। तो वो नफरत का मॉल लेकर के आ जाते हैं। अब वो हो सकता है मॉल उन्होंने देखा ही नहीं है। मोहब्बत की बात उनको कहाँ समझ में आएगी? मोहब्बत किसी से की उन्होंने तो किसी से मोहब्बत नहीं की। जो मोहब्बत का पाठ दुनिया भर में गांधी दे के आया,
उस गांधी से नफरत करते हैं आप? वो जो गांधी की हत्या कब कर दी इन्होंने, अभी भी गोली मार रहे हैं, उनके पुतले पे गोली मार रहे हैं। सोचिए कितनी नफरत इनके मन के भीतर। तो जो गांधी से नफरत कर सकता है, जो बुद्ध से नफरत कर सकता है, वो किससे मोहब्बत करेगा? इनको न बेटियों से मोहब्बत है, न पत्नियों से मोहब्बत है। बेचारी यशोदा बेन से क्या मोहब्बत की उन्होंने? करते मोहब्बत? अब हमने तो अभी सुना, आज एक मित्र बोल रहे थे, दूसरे प्रोग्राम में मैं था, कि उनको अमेरिका जाना था, बुलाया था यशोदा बेन को बोलने के लिए, लेकिन पासपोर्ट ही नहीं बन सका, क्योंकि पति का नाम वो बोल ही नहीं पाया उनका। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसमें मोदी जी क्या जवाब देंगे? इसलिए वो वहां नहीं जाएंगे, उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां मोदी किया जा सकता है। और अमेरिका बड़ा बुद्धिमान देश है, वो जानता है कि जो डेमोक्रेसी उनके यहाँ भी खतरे में आ गई थी जब ट्रंप सरकार आए थे और कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी को बुला करके ले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। तो डेमोक्रेसी में जो व्यक्ति उदार होता है, उसकी सीमाएं किस हद तक होती है, उसको किस हद तक झेलना पड़ता है, ये अमेरिका भी देख चुका है। तो वो जानता है कि भारत में भी अगर लोकतंत्र को वापसी लाना है, लोकतंत्र को सम्मान दिलाना है, तो राहुल गांधी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी किस उम्मीद के तहत है, और राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है अमेरिका को, वो हम इस बार जो राहुल यात्रा हुई है उस पर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी, अब नड्डा जी उनके पीछे ही चलने वाले हैं। राहुल गांधी के आगे नड्डा जी नहीं जा सकते, मोदी जी को भी उनके पीछे जाना है। तो मुझे लगता है मोहब्बत इतना फैल गई है कि नफरत वालों के लिए अब जगह नहीं है। जी राजीव जी, मोहब्बत इतना ज़्यादा फैल गई है कि नफरत वालों के लिए जगह नहीं है। राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोहब्बत फैला रहे हैं, और यहाँ परेशान हो रही है बीजेपी और कह रही है कि राहुल गांधी नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। यही हम यहाँ समझने की कोशिश, इसलिए ये चर्चा, क्योंकि लोकतंत्र की बात शाम से चल रही है, और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत ही वाइब्रेंट है कहा जा रहा है। अमेरिका में कहा गया और बिल्कुल सही कहा गया, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लोकतंत्र पर किसी तरह का खतरा है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र में कहीं गिरावट है? लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट है? ये बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल बार बार आपको कचोटते हैं, आपको कुरेदते हैं, और कई मोड़ पे आपके सामने आकर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सचमुच हमारे लोकतंत्र के साथ कुछ ऐसा हो रहा है? तस्वीरें तो बहुत ऐसी ही कहती हैं, चाहे संसद भवन का उद्घाटन हो, चाहे जंतर मंतर पर महिलाओं, लड़कियों को बूटों तले रौंदा जाए, दबाया जाए, कुचला जाए। आवाज़ को कुचलना क्या लोकतंत्र का क्षरण नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, और किस नज़रिए से आप देखते हैं, ज़रा फिर इस चर्चा को आगे, आपके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, और अमेरिका से लेकर के यहाँ तक राहुल गांधी की बातों को ज़रा और टटोलने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही है, इसलिए ये ज़रूरी है। आपका नज़रिया इस पर? राजीव जी, मेरा नजरिया तो खैर मैं अपना बताऊंगा, नजरिया जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी का नजरिया आप समझ लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो है व्हाइट हाउस के वक्तव्य को एक सर्टिफिकेट की तरह पेश कर रही है। फर्ज कीजिए व्हाइट हाउस कह देता कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है, तब भी भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट को पेश करती। यानी भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट अब अमेरिका से ही लेना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अमेरिका के प्रति मोह है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है। दूसरा कि व्हाइट हाउस की रिपोर्ट जो है, जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता पे जो सरकार की रिपोर्ट है वो गलत है। यानी अमेरिकी सरकार की ही रिपोर्ट जो है धार्मिक स्वतंत्रता पे वो गलत है, और वहां का एक वक्तव्य जो है एक प्रवक्ता का वो सही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय करे कि अमेरिकी सरकार हमेशा सच बोलती है या आधा झूठ और आधा सच बोलती है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, हम तो अपना नजरिया बताती रहेंगे। अब मेरा नजरिया राजीव जी ये है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जोर का झन्नाटेदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के गाल पे मारा है ये कह के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि 70 सालों में कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला है। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि 70 साल से लोकतंत्र कुचला जा रहा है।
राहुल गांधी ने तो कहा कि इस देश के अंदर 70 साल में संस्थाएं बनी हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक रूप से संस्थाएं बनी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। उन्हीं के ऊपर अब अंकुश लगाया जा रहा है, उन संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है, ये आरोप है। ये आरोप नहीं है कि 70 सालों में संस्थाएं तहस नहस हो गई, 70 सालों में लोकतंत्र नहीं बना। 70 सालों में लोकतंत्र बना, उनमें तमाम सरकारें रही जिन्होंने लोकतंत्र बनाने में योगदान दिया, केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसमें संयुक्त मोर्चा की सरकार भी थी, उसमें नेशनल फ्रंट की सरकार भी थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। सबने लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई ना कोई अपना योगदान दिया। लेकिन आज अगर इस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, जिस तरीके के काम हो रहे हैं, तो ये जो है, जो व्हाइट हाउस से आया है वक्तव्य, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने का विषय है राजीव जी। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि अब खतरा है डेमोक्रेसी को, पहले से कोई खतरा नहीं है। तो ये जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर जो है चिंतन मनन जो है वो करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को लेकर के इस तरीके का व्हाइट हाउस ने एकदम से ऐसा वक्तव्य क्यों दे दिया। जाहिर बात है कि सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में आया निकल करके, लेकिन आप समझिए कि उनका वक्तव्य जो है, उन सज्जन का जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस के, वो इसी के साथ साथ जोड़ रहे हैं, इसी सवाल का जवाब देते हुए कि हमारे और भारत के बहुत व्यापारिक संबंध हैं और कई डील अभी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि देश बेचने का पुनीत कर्तव्य तो जो है वो राहुल गांधी नहीं कर सकते। हमारा रक्षा बजट लगातार बढ़ता गया है, लेकिन 100% एफडीआई हो गई है रक्षा बजट में। हम पूरी तरीके से निर्भर हैं दूसरे देशों के ऊपर, अपना गोला बारूद तक हम जो है नहीं बना पाते हैं। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाले देश है, उनमें से एक भारत है। और आज ही चीनी सेना की जो एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस है, उसके सीनियर कर्नल है, उनका बयान है कि भारत हमसे जो है वो हथियारों के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने कोई हथियार नहीं बनाए हैं। और यह बात सच है कि हम जो है अपने हथियार बनाने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि असेंबल या तो कर रहे हैं या फिर हम एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। आज जब रक्षा क्षेत्र में एफडीआई आएगी, जब विदेशी पैसा यहां आकर के लगेगा, जब विदेश के लोग आकर के यहाँ हथियार बनाएंगे, तो किस तरीके से वो भारतीय हथियार होंगे और किस तरीके से वो भारत के प्रति वफादार होंगे। किस तरीके से डीआरडीओ को तहस नहस किया जा रहा है लगातार, ये सब चीजें सामने हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये व्यापारिक वक्तव्य है, और इसको व्यापारिक वक्तव्य के तौर पे ही लिया जाना चाहिए। ये ना कोई डेमोक्रेसी के लिए सर्टिफिकेट है और ना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट है। ये कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है, ये व्यापारिक वक्तव्य है। जो डील होनी है उस डील को मजबूत करने के लिए एक ये वक्तव्य है। जाहिर सी बात है कि भारत बड़ा सौदागर है इस समय पूरी दुनिया के अंदर, और वो ये बात कह भी रहे हैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कि भारत एक बड़ा बाजार है, और ये वास्तव में है, बड़ा बाजार है जी। तो अब उस बाजार में जो है केवल हथियार ही खरीदे जाने हैं या कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें भी की जानी है। बात यह है राजीव जी, असली बात जो है, मुझे लगता है कि सिर्फ हथियारों के बल पे दुनिया नहीं जीती जाती है, दिमाग से भी जो है दुनिया जीती जाती है। आज अगर सिलिकॉन वैली पे भारतीयों का कब्जा है और भारतीय वहां तिरंगा फहरा रहे हैं बड़े शान के साथ में, तो ये किसकी देन है। जाहिर सी बात है कि सिलिकॉन वैली में भारतीय जो पिछले 9 सालों में नहीं पहुंचे, पहले से भारतीय वहां मौजूद है। तो वो सिलिकॉन वैली जो है कोई, वो भारत में क्यों नहीं बन सकती है, विचार इस पे होना चाहिए, बजाय इसके कि हथियार जो किस तरीके से इकट्ठा किए जाए। जी राजीव जी, बिल्कुल। कई वर्षों से अमेरिका का जो ख्वाब रहा है वो पिछले दिनों अब लग रहा है कि शायद पूरा हो जाए, और थोड़ी तारीफ हो जाए तो क्या कमी है। हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं सलीम रिजवी साहब। और रिजवी साहब, बहुत पते की बात यहाँ कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि ये अगर सर्टिफिकेट ये मिलता कि भारत में लोकतंत्र अब बचा ही नहीं, अगर ये कहा जाता तो फिर इसको सर्टिफिकेट के रूप में नहीं माना जाता। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, चाहे रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो है वो देखिए, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, तमाम चीज़ों में भारत का साख, भारत जिस प्रकार से, जिस ढंग से गिरा है, और इसको लेकर के हिंदुस्तान में हमेशा बात यही रहती है। और
तुरंत विदेश मंत्रालय से बात आ जाती है। उनके प्रवक्ता साहब जो हैं वो कह देते हैं कि ये फर्जी है और इस पर अब धीरे धीरे एक ये भी सुनने में आ रहा है कि इसको बिल्कुल ही नकार देते हैं और अब कैसे ऑफिशियली नकारा जाए उसके लिए भी कोई नियम आने वाला है। ऐसा पिछले दिनों सुनने में आया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। तो देखिए, जब ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो इसको आप नकारते हैं, लेकिन जब अब बात आती है भारत में वाइब्रेंट लोकतंत्र कह करके और ये बताने की कोशिश की नहीं जी राहुल गांधी, और टारगेट राहुल गांधी पे, कि राहुल गांधी तो कहते थे जाकर के इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है, देश का अपमान कर रहे हैं। और देखो अब तो अमेरिका भी कह रहा है, यानी अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ये एक ढाल की तरह राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उससे बचाव का एक उपाय खोज के निकाला जा रहा है। इस रूप से माना जाए कि राहुल गांधी ने जो बात कही है और चीख चीख के हर मंच से अभी अमेरिका में जो बात कही है, ये बात डरा रही है बीजेपी को, तो उसके एक ढाल के रूप में वाइब्रेंट लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, और अगर आपको पता नहीं तो आप दिल्ली जाकर देख लें, इंडिया विजिट करके देख लें, जो कहा ये ढाल के रूप में इसका उपयोग कर रही है बीजेपी, ऐसा माना जाए। जी राजीव जी, सही कह रहे हैं आप। ये अगर पिछले स्टेटमेंट्स आप देखें और जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां पे रिएक्ट करते हैं स्पोक्स पर्सन, कोई भी बयान आता है इससे पहले, चाहे आप यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स देख लें, पिछले कई सालों से उन्होंने ये साफ तौर पे कहा, बड़े डिटेल में वो मेंशन करते हैं कि भाई ये हो रहा है। और इसके पीछे ये एक जहन बना होता है कि भाई इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो करंट हुकूमत वहां पर मौजूदा है, जो भी वक्त हो, पिछले कई सालों में उन्होंने हर साल ये कहा है कि भाई ये पॉलिसीज जो हैं ये इस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रही हैं, इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और जो प्रेस की आजादी है उस पर वो लगाया जा रहा है, प्रहार हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहते रहे हैं और उस पर यह भी कहा कि भाई अब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है उस पर डेजिग्नेशन कर दें इंडिया का। तो ये इंडिया की बात नहीं होती है, ये होता है कि भाई पॉलिसीज इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, पिछले कई वर्षों से जब रिपोर्ट आई है, स्टेट डिपार्टमेंट हो या रिलीजियस फ्रीडम कमीशन हो, तो वो पॉलिसीज पे बात होती है। तो यहाँ पे जाहिर है कि वो उस तरह से कह दिया जाता है कि नहीं, इनको इंडिया की समझ नहीं है, जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है उनको कुछ पता नहीं है और इंडिया को वो नहीं जानते और ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। तो ये एक आउटराइट रिजेक्शन इन सारी रिपोर्ट्स का, और इन सारे जो स्टेट डिपार्टमेंट की हो या कमीशन की हो, तो दोनों, कमीशन सेमी ऑटोनोमस है, उसको ये नहीं कि कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली सारे उनके रिपोर्ट्स वो इकट्ठा करते हैं इन सारी चीजों के लिए। तो ये कह देना कि भाई ये बिल्कुल इस तरह का प्रोपेगेंडा है। और फिर जब बात आए कि भाई एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जो कि फैक्ट, और वो एट द बैक ऑफ माइंड जहन में उनके यही रहता है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन खामियां हैं ये करंट मौजूदा हुकूमत के दौरान पॉलिसीज की वजह से। तो उसको वो डिटेल में उन्होंने रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, अभी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, तो उसके बारे में आप उस तरह का रिएक्शन नहीं देते। तो जाहिर है कि वो एक वे आउट ढूंढते हैं कि भाई एक कोई भी एक सेंटेंस मिल जाए, कोई एक रिमार्क कमेंट मिल जाए, तो उसको अपनी, वो पॉलिटिक्स है, उसको अपने उसके लिए इस्तेमाल करना। लेकिन हकीकत यही है कि वो एनपीआर की कॉरेस्पॉन्डेंट अस्मा खालिद वो व्हाइट हाउस कवर करती हैं और उन्होंने ये सवाल पूछा, और ये जरूरी नहीं कि वो राहुल गांधी के कहने पर ही, क्योंकि यही सब चीजें वो उठाते रहे अपने सारे मीटिंग्स में और जो भी इंटरैक्शन रहे, लेकिन ये प्रेस नोट करती रही है कई सालों से। आप देखें तो काफी छपता रहा है, और इस तरह ऑफिशियली रिपोर्ट्स आई हो, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट डिटेल में पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप अगर देखें उसको कि कैसा उन्होंने एक एक चीज मेंशन की है, और उससे पहले कमीशन की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, वो भी यही चीजें कहती रही। तो ये सब में एक सवाल पूछना बिल्कुल सही था और वो बनता था, और उसको इस तरह कह देना कि भाई ये लोग को पता नहीं है और इन लोग को तो बस एक एंटी इंडिया कुछ चाहिए, तो ये बात नहीं है। यहाँ पे प्रेस
अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उस पर खासा ध्यान देते हैं, और चाहे वो एपी हो, रॉयटर्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट, कई बहुत से यहाँ पे तो वो खोल के अपनी हुकूमत को भी नहीं छोड़ते हैं। वो जो भी इश्यूज हैं वो न्यूज ड्रिवन होते हैं, तो वो उस पर नुक्ताचीनी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। अब ये क्या सूरत अख्तियार करेगा जब मोदी जी आ जाएंगे? क्या वो किसी तरह की कोई ऐसी सेटिंग होगी कि उनसे भी सवाल पूछा जा सके? बहुत से सवाल होंगे, आई एम श्योर। प्रेस तो मुझे लगता है 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहेगी, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कोई, अभी तक तो ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे हैं कि उनको कोई ऐसी सेटिंग में कोई सामने रखा जाएगा कि उनके सामने प्रेस हो, यहाँ की वाइब्रेंट प्रेस, यहाँ की जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अमेरिका की है, तो वो सवाल पूछे, तो ऐसा लगता नहीं है कि हो। जी बिल्कुल। आसमा खालिद जो हैं वो पत्रकार हैं, एनपीआर की पत्रकार, अमेरिका बेस्ड हैं, और हिंदुस्तान में उनका परिचय ऐसे दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी मूल की पत्रकार ने पूछा, तो और वो पाकिस्तानी मूल की पत्रकार की इतनी हिम्मत देखिए कि भारत में लोकतंत्र का सवाल कर रही हैं। प्रशांत टंडन जी, चलिए, खिचड़ी पकाना बहुत कई बार तकलीफदायक भी होता है, क्योंकि बिरबल की खिचड़ी की कहानी हम लोग बहुत सुन चुके हैं, और होता ये है कि लोग लग जाते हैं पकाने में। आसमा खालिद का नाम लिया अभी हमारे साथी सलीम रिजवी साहब, इसलिए, और कई लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग चर्चा में, जो अपडेट नहीं होंगे उनके लिए बता दूं कि व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता, और उसमें जब सवाल पूछा गया कि जब मोदी जी आ रहे हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें बहुत होती हैं, तो क्या इस पर भी कुछ चर्चा होगी, और कि इस यात्रा को किस रूप में देखा जाए, ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी बातें, और अभी हम लोग रख ही रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात हो, चाहे हंगर इंडेक्स की बात हो, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, पे राहुल गांधी भी अमेरिका में चर्चा करते आए हैं। तो इस सवाल के जवाब जो अमेरिका व्हाइट हाउस ने दिया, जॉन किर्बी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को भारत में राहुल गांधी को अमेरिका ने जवाब दे दिया है, इस हिसाब से प्रचारित किया जा रहा है। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए उस बाइट को नहीं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार कंटेंट और उसमें भी कॉपीराइट का मामला आ जाता है, नहीं तो वो भी सुना देता, लेकिन कॉपीराइट के कारण नहीं सुना पा रहा हूं। बात यही, क्या ये सर्टिफिकेट मिल गया है, पहली बात। दूसरी बात, चलिए सर्टिफिकेट पे भी खूब चर्चा कर लिए, पाकिस्तानी मूल की पत्रकार ने इतना बड़ा सवाल हिंदुस्तान के बारे में कैसे पूछ लिया, ये भी बात। तीसरी बात कि राहुल गांधी को जवाब हमने नहीं बल्कि अमेरिका ने दे दिया। ये जो बात है, हिंदुस्तान की सियासत में राहुल गांधी के बढ़ रहे दबदबे के रूप में देखा जाए, प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, इस तरीके की बातें अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो उनके भक्त लोग हैं उन्हीं के लिए है। वो जिसको थोड़ी भी समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अमेरिका की, कौन से कंट्री किस स्तर पे जवाब देते हैं, तो वो इस तरीके के झांसे में नहीं आने वाला, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, अमेरिका में ह्यूमन राइट्स एक स्टेट एपरेटस है वहां का, वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, मतलब वो मिनिस्ट्री है वहां पे। जो यूनाइटेड स्टेट रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है, वो कांग्रेस से मैंडेट उसको मिला हुआ है, वहां की पार्लियामेंट से मैंडेट है वो, तो उसकी रिपोर्ट को कोई फेंक नहीं देंगे उठा के वो। और अभी राहुल गांधी के ही मसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा था कि हम नजर रखे हुए हैं और कोर्ट को, भारत की अदालतों को डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये फिर वो किसको कह रहे थे? तो पहली बात की देखिए, अमेरिका से अगर आप बतौर मुल्क अगर आप इंगेज कर रहे हैं
तो केवल जो बाइडेन अमेरिका नहीं है, या जैसे बहुत से लोगों को नरेंद्र मोदी भारत लगते हैं, बीजेपी को, जो बाइडेन अमेरिका नहीं है। अमेरिका में सीनेट है, कांग्रेस है, वहां का थिंक टैंक्स है, बहुत सारे उनके कान हैं, बहुत सारी आंखें हैं, और किसी मुल्क के साथ होता है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं वहां पे। दूसरी बात की इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका का या यूरोप का कल्चर है, हमारे यहाँ भी ये होता तो बड़ा अच्छा होता कि जब तक आप वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायलॉग में नहीं है, वो आपको गंभीरता से लेते ही नहीं है। आप वहां भाषण देने जा रहे हैं, अमेरिका को क्या भाषण देंगे जो दुनिया को भाषण दे रहा है? तो वो आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वे थपथपा देंगे। आधी बात उनको समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं होंगे, वहां थिंक टैंक में नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका इंगेजमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, और दूसरे के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि आपका कंफर्ट जोन रिपब्लिकन है। आप वहां पे जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार करके आ चुके हो, तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो रिपब्लिकन है, वो जानते हैं उनका सिस्टम। तो इस वक्त वो इंगेज भारत से कर रहे हैं। मोदी जी की जगह कोई और होता तो भी ये होता। बिल्कुल। तो उनका इंगेजमेंट भारत से, क्योंकि भारत एक रीजनल पावर है, भारत एक आर्थिक शक्ति है, और यहां इस रीजन में भारत के बगैर कुछ हो नहीं सकता है एशिया में। तो इसलिए भारत को तवज्जो देना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिका के लिए देगा ही, कोई भी पावर होगी देगा। लेकिन वो ये कहना कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट, और हमको सर्टिफिकेट की जरूरत किससे है? आपको जरूरत क्यों पड़ गई उसके सर्टिफिकेट की, अमेरिका के सर्टिफिकेट की? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, या यहाँ एक्टिविस्ट जेलों में जाते हैं, या यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं, या बीबीसी पे इनकम टैक्स जाता है, इन सब बातों पे अमेरिका बोलता है, लिखित बयान है। और व्हाइट हाउस में एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भी सिस्टम है कि एक्रीडेटेड करस्पॉन्डेंट वहां पे होते हैं, जो पंजीकृत करस्पॉन्डेंट होते हैं, सवाल पूछते हैं। उसमें कौन से किस देश का है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अगर मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या डॉन का करस्पॉन्डेंट जो भारत में है वहां? वो भी जाएगा, सवाल भी पूछेगा आपसे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो देखिए एक बार। वॉशिंगटन पोस्ट का भी जाएगा, रॉयटर्स का भी जाएगा, एपी का भी जाएगा, और पाकिस्तान के अखबारों का भी जाएगा जिनके ब्यूरो दिल्ली में है। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग पूछते भी हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो वहां क्या प्रेस को संबोधित करेंगे। सवालों के गर्त में है। हालांकि सलीम रिजवी साहब, क्या ऐसी कोई खबर है क्या कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, पूरा 7-8 साल 9 साल जितनी भी इन्होंने और अमेरिका के जितने दौरे हुए हैं, तो इन्होंने बड़े लिमिटेड, बाकायदा इंस्ट्रक्शन होते हैं, भाई सवाल नहीं लेंगे और बस अपनी बात कहेंगे, और चाहे रोज गार्डन में सामने खड़े भी हो जाएं आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, तो वो बस डायस से अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने दिए, और ये होता है बाकायदा कि साहब नहीं, सवालात नहीं लेंगे वो, और बस उन्होंने बात करी और फिर वो चले जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, उनसे तो सवाल किया जाता है, लेकिन इनसे सवालात नहीं होते। तो अभी तक तो नहीं है। आई विल बी सरप्राइज्ड अगर होगा तो वो बहुत ही अचंभे की बात होगी।
क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है इनका। इतना दबाव है, कुछ तो करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल ये सुन के ही शायद डर लगने लगा हो बीजेपी के लोगों को, और खासकर जितने लोग काउंटर करते हैं मोदी जी पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान या नफरत का मॉल या मेगा मॉल जो कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सर्टिफिकेट की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा, जो जिस सवाल के साथ मैं शुरुआत में आया था सलीम रिजवी साहब के पास, आप अमेरिका यात्रा को, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को, उनके तमाम भाषणों को आपने सुन लिया, किस रूप में आप देखते हैं? क्या यहाँ हिंदुस्तान में उसका असर पड़ता हुआ आने वाले समय में चुनाव है वो दिखाई आपको देता है? कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ वोटर्स तो यहाँ हैं, तो वहाँ जाके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ घूमना चाहिए। लेकिन प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पे निकले हुए हैं राहुल गांधी। तो आपका नजरिया क्या कहता है? अगर कॉपी जांचना हो तो यहाँ जांच सकते हैं आप। नहीं राजीव जी, पहले तो आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और प्रशांत जी और सलीम साहब बहुत अन्याय कर रहे हैं मोदी जी के साथ। अगर बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रश्न उठाएंगे तो कहीं वो अपनी यात्रा को कैंसिल न कर दें। देखिए, वास्तविकता में जो एक प्रपंच बनाया गया है, जो कल किसी आपके ही प्रोग्राम में किसी वक्ता ने कहा, एक प्रपंच है जो आज की तारीख में आखिरी कवच है। रेल में तो कवच नहीं था, जो आखिरी कवच है वो ये है कि विश्व में डंका बज रहा है। अब राहुल गांधी ने जो प्रश्नों का जवाब देके ये सिद्ध कर दिया कि वो आदमी सही में ऑक्सफोर्ड का टॉपर था, एमफिल का पढ़ा लिखा लड़का है। अरे ये प्रश्न का जवाब दीजिए, आइए लेट अस हैव ए डायलॉग। मैं देखूं तो आप कितने पानी में हैं, आप मुझे देखिए मैं कितने पानी में हूं, आपको मैं देखूं कितने पानी में है। तो ये जो प्रपंच था कि विश्व में डंका बज रहा है, तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उनको इंडिया में टेलीकास्ट किया गया। गोदी मीडिया ने नहीं किया, लेकिन आपने किया। जनता को ये मैसेज मिला, एक आदमी है निर्भीक, एक आदमी के अंदर है ज्ञान का भंडार, वो जवाब दे सकता है कॉन्फिडेंस के साथ। अब प्रश्न यह हो गई, जवाब दें और जवाब न दे, दोनों तरह से मुश्किल। माननीय मोदी जी को अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनको राय देता कि माननीय जो हमारी मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, उनको अपने साथ ले जाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाएं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो कहें कि मेरे प्रश्न, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब स्मृति जी देंगी। तो देखिए, स्मृति जी बड़ा जोशीला भाषण देंगी वहां, और एक्टिंग का उनका पूरा अनुभव है पुराना, और वहां पे वो बिल्कुल एक प्रकार का समा बांध देंगी, चाहे प्रश्न का उत्तर न दे लेकिन एक समा बांध देंगी। तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जो सिद्ध किया है, जो इनका आखिरी किला था, आखिरी फोर्ट था, कि विश्व में डंका बज रहा है। वास्तविकता में आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां लोगों की, जो वहां लोग लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सहज भाव, सहजता। वो किसी लीडर से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक फिलोसोफर से बात कर रहे हैं। तो वहां जो डायलॉग हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक, जैसे मैं कल्पना करता हूं पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, अपने प्रश्न होते थे, एक दूसरे से सीखते थे, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। वो समा था। अगर वैसा समा बांधना हो तो अमित शाह जी को भी साथ ले जाएं, नड्डा जी को भी साथ ले जाएं, खुद चले जाएं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों लोग मिलकर कर लें, और उसके बाद जो 40-50 क्वेश्चंस आए, जो हार्वर्ड के और जो स्टैनफोर्ड के और बाकी यूनिवर्सिटीज और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके प्रश्न लोग मिलकर दे दें। कम से कम एक पैरेलल तो सही कि राहुल गांधी ने जो अपनी योग्यता और श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, आप उसके मुकाबला करेंगे। एक नेता बता दीजिए बीजेपी का, राजीव जी, जो राहुल गांधी के पोस्चर, उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इन चीजों का को कंपटीशन दे सके, उसको कॉम्पीट कर सके। एक नेता बनाइए, और अगर आप बता देंगे, उस नेता को मोदी जी अपने साथ ले जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके माध्यम से करा दें। राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है मोदी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्या इस हिसाब से माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक चुनाव हारे,
मोदी हारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, कर्नाटक का चुनाव, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी द रॉक, द बॉस, क्या क्या बोला जा रहा है, रॉक स्टार, और उससे पहले जापान में की मांग कर दी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे सशक्त कहें तो मजबूत दुनिया का अमेरिका, उसके राष्ट्रपति ने, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी फिर से अमेरिका जा ही रहे हैं। क्या भारत में जो हार है और भारत में मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो डंका पिटवा करके आप यहां कुछ आने वाले चुनावों में उसका लाभ लेने की कोशिश में हैं? क्या ये फायदा मिल सकता है? जो सवाल राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है वो सवाल मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी तो किया जा सकता है कि ब्रांड मोदी की इमेज जो गिर रही है, जो ब्रांड मोदी जो है वो डाउनवर्ड हैं, उनको बाहर से सपोर्ट, एनआरआई मोदी मोदी के नारे के बीच क्या हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है? इसको इस हिसाब से आंका जाए क्या? इससे फायदा होगा क्या बीजेपी को? होता भी नहीं है। जो आपके घरेलू स्तर पे जो मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि बना करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि जिसकी बात कही कि आप विदेशों में जब जाते हैं, विदेशों में आपकी छवि तभी बनती है जब आप लोगों को एंगेज करते हैं, उनसे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की छवि इसलिए नहीं बन गई थी कि बहुत बढ़िया भाषण करते थे, वो लोगों से इंटरेक्ट करते थे और लोग उनसे इंटरेक्ट करने को तक पे खड़े हो जाते थे, लंबी लंबी भीड़ लगती थी। मनमोहन सिंह जी की छवि इसलिए नहीं बन गई कि वो बहुत बढ़िया, बहुत अर्थशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे और नए नए सिद्धांत देते थे। मनमोहन सिंह जी को विदेशी धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने देखा है और लोगों के, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देखा है। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जाते हैं, वार्ता के बाद बाहर निकलते हैं, इनिशियल स्टेटमेंट होता है, उसके बाद प्रेस को हटा दिया जाता है। और प्रेस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप कितने तैयार हैं, यह 2014 से तभी से पता चल गया जब आपने अपने साथ अपने देश की मीडिया को ले जाना बंद कर दिया। तो मीडिया के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए कितने आप संवेदन गंभीर हैं, लोगों के विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को मीडिया के माध्यम से जवाब देने के लिए कितना आप तत्पर हैं, या ये कोई अबोझ पहली नहीं रह गई है। जो सत्तारूढ़ दल है वो इसकी बातें नहीं करता, और जो बात करता है वो केवल बिल्कुल सही है कि जो टंडन जी ने कहा कि वह केवल अपने जो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अपने समर्थक है उनके कंजंक्शन के लिए बात करते हैं। उनको ये पता है कि जो बात कर रहे हैं वो उनके उन समर्थकों को, उन विरोधियों को, उन शुभचिंतकों के ऊपर लागू नहीं होता जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के लिए, जिसको इस सरकार ने हर तरीके से संसद से बाहर कर दिया, उनका मकान छीन लिया, उनको खारिज करने की तमाम कोशिशें की, पप्पू बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी उनका जो आईटी सेल लगा हुआ है कि साहब वो जो भाषण कर रहे थे तो खालिस्तान के नारे लगाए गए तो मुस्कुरा रहे थे। ये जो तमाम तरह की बातें इसलिए की जा रही है कि वो उस व्यक्ति को अविश्वसनीय बनाया जाए, या यह कहा जाए कि जो राहुल गांधी ने यूएस में किया है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह बात खारिज नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का संसद का सदस्य तक नहीं है, उस मूल विपक्षी दल का पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है, कोई उसके पास पद नहीं है, बावजूद उसको सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और वह जो यूएस के आयोजन होते हैं, ये फ्री फंड वाले आयोजन नहीं होते हैं। कई बार लोगों को टिकट लेके जाना पड़ता है, वहां टिकट खरीद करके आप उस हाल में प्रवेश कर पाते हैं। वो तंबू के नाम नहीं लगा हुआ है, किसी रास्ते से आप घुस जाइए। तो आप इतना उत्साहित, तो देश के विभिन्न कोनों से इकट्ठा हुआ समाज अगर वहां मौजूद होकर के और सवाल जवाब कर रहा है, और उसके बाद एक ऐसा समूह भी इकट्ठा हो रहा है यूएस में, जो केवल अपने चिंतन के लिए अपने थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, जो वहां की नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार से सवाल जवाब करता है। अगर वो समूह भी राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है और तत्पर है, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौती है।
क्योंकि सत्तारूढ़ दल इस तरह के आयोजन नहीं करता, वह कोई भी आयोजन नहीं करता जहां सामने वाले के प्रश्न का आपको जवाब देना पड़े। एक तरफा संवाद करता है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनते रहिए। और यह काम यह कहां सफल है? जो प्रवचनकर्ता के भक्त हों। हम प्रवचन करते जा रहे हैं, हमारे सामने बैठ करके हाथ जोड़ के सुनते रहिए, आप कथा सुनते रहिए, बात खत्म हो गई। तो उस वक्त वो ऐसे समाज के लिए तो इस तरह का प्रवचन लागू होता है और वो प्रभावित भी आपसे हो सकता है। लेकिन वह समाज जो जागरूक है और आपसे इंगेज होकर के ही आपसे सहमत होने के लिए तैयार होगा, वहां पर इस तरह के बात आप एक तरफा संवाद करके अपनी बात नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल राहुल गांधी की तरफ से नहीं उठाए गए, उनसे सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब उन्होंने अपनी बातें कही। और जो बात सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, निश्चित रूप से उन सवालों पर स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है। संयोग से सरकार के जो प्रमुख कार्यकारी हैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं, जो कि अब तक उन्होंने कहीं नहीं किया, वो कहीं आज तक उन्होंने, अब जो सवाल तो क्या वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अब आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सैकड़ों यात्राएं उन्होंने की, किसी देश में नहीं की, भले उस देश में भी नहीं की जिस देश के हवाई अड्डे पर उनका पैर छुआ गया। तो यूएस में कहां से कर लेंगे वो, और क्यों कर लेंगे? बिल्कुल। तो सवाल जो राहुल गांधी ने पैदा किए हैं, निश्चित रूप उस नरेशन को खारिज करता है वो, जिसमें कहा जाता है कि डंका बज रहा है, जिसमें कहा जाता है कि विश्व में हमारी ताकत बढ़ गई है, लेकिन तथ्यों पर नहीं कहा जाता। अगर आपके इस बात में तथ्य होता तो आप ये बताते कि किन किन देशों ने भारत के नागरिकों को, भारत के पासपोर्ट धारकों को वीजा अराइवल कर दिया। किन किन देशों ने आपसे कहा कि हमारे देश में आपको आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। किन किन देशों ने अपने यहां वीजा देने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया। किन किन देशों के सामने भारतीय जो पासपोर्ट है उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। आप अपना पासपोर्ट दिखाइए और आपके बगल में जो यूएस का नागरिक है वो पासपोर्ट दिखाए, और स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर अपनी ताकत समझ लीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं। तो आप दुनिया में आपको ये बताना पड़ता है ना कि आपने अपनी यात्राओं के माध्यम से अपने देश की को तकनीकी रूप से कितना संपन्न कर दिया, वाणिज्य व्यवसाय में आपने कितना संपन्न कर दिया, शिक्षा जगत में कितने आदान प्रदान के आपने समझौते कर लिए, तकनीकी आदान प्रदान के समझौते कर लिए, उसकी तो बात करते नहीं है। सवाल ये है ना, आप इन मूल्यों पर अगर आप बात करेंगे तब कहा जाएगा कि आपका डंका बज रहा है। आप जो दो देशों के बीच में व्यापारिक घाटा है, उस घाटे को कम करने के लिए आपने कितनी कोशिशें कर ली, और जो संबंधित देश है उसमें कितना आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। यह आपके एक उपलब्धियां हैं, और इस आधार पर आप बता सकते हैं कि आपका डंका बज रहा है। बिल्कुल। इन मुद्दों को उठा करके राहुल गांधी ने बड़े सवाल पैदा किए। जी 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 बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि अमेरिका से पहले फ्रांस जा रहे हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे, उसके बाद फिर लौट के आएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। यानी एक लंबी यात्रा अब होने वाली है, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या एक ब्रांड इमेज जो प्रधानमंत्री का गिर रहा है और राहुल का बढ़ रहा है, और ये दिख रहा है कि राहुल गांधी देश में पैदल चल के अपने इमेज को बढ़ा रहे हैं, लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, और विदेश जाते हैं वहां भी जो कुछ बोलते हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ बीजेपी जो भी कहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता वहां भी बढ़ रही है। तो चलो आजमा लिया जाए क्या ये चल रहा है। खैर, मजाक का लहजा, लेकिन बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये कि मोदी जी क्या चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी अभी और आने वाले समय में जैसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, तो ऐसे चुनावों में अगर बीजेपी को हार मिलती है तो उसमें थोड़ी सी भरपाई उससे पहले हो जाए, हार को थोड़ा सा और दूर किया जाए। क्या इसके कारण भी आधिकारिक यात्राएं होंगी धनंजय जी? वो तो तय है, क्योंकि आप अमेरिका जा रहे हैं आधिकारिक यात्रा पे, आप फ्रांस जा रहे हैं आधिकारिक यात्रा पे, लेकिन वहां डायस्पोरा को संबोधित करना हर बार, जितनी बार आप जाते हैं उतनी बार, ये तो कहीं ना कहीं आप प्रचार के लिए ही तो जाते हैं, प्रचार के लिए ही करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया, क्वाड के आप मेंबर हैं, क्वाड की मीटिंग अगर कैंसिल हो गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया आप क्यों गए थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको रॉक स्टार का तमगा लेना था, और उसके बाद यहां कर्नाटक की बात ना हो और द बॉस और रॉक स्टार की चर्चा ज्यादा हो, और वही हो भी रही है बातें। प्रशांत टंडन जी बहुत सही कह रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए खबरें जो है तैयार की जाती हैं,
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस यूनिवर्सिटी में छात्र बहुत ज्यादा हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और बाकी जगहों से ज्यादा हैं। प्रशांत जी, तो क्या किया जाए? सामान्य लोग बिना फी के वहां एडमिट हो जाते हैं और फिर पढ़ाई भी बिल्कुल उसी हिसाब से होती है। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, आप लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का तो नहीं उड़ा रहे हैं, मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए, इतना बढ़िया भाषण देते हैं, उनके भाषण से पूरा हिंदुस्तान मंत्र। प्रशांत भाई बोल देते हैं कि कौन उनका भाषण सुनेगा? अमेरिका खुद ही बहुत भाषण देता है, उनका भाषण सुनेगा अमेरिका? क्योंकि अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में एक परंपरा होती है कि दूसरे का सम्मान किया जाए। वो अपमान करने वाले नहीं है, तो दूसरे के मोदी जी का सम्मान करेंगे। और बिल्कुल सही कहा सलीम भाई ने कि प्रेसिडेंट जो है, वहां के जो प्रेसिडेंट है, वो अपना सवाल का जवाब देंगे। मोदी जी को क्यों देने देंगे भाई? वो ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। मोदी जी ने अपना भाषण दे दिया, अपनी बात कह दी, खत्म हो गया। लाइए क्या साइन करना है वो साइन कर देंगे, बाकी जो है रहेंगे, उनके सेक्रेटरी लेवल के लोग जाएंगे, वो फाइल संभालेंगे। तो मोदी जी से अगर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जाकर के वहां पे राहुल गांधी की तरह इंटरैक्शन करेंगे, जो सुनील जी बोल रहे थे कि नेहरू इंटरैक्शन करते थे। इंटरैक्शन क्या होता है? केवल एक्शन होता है। और मोदी जी देखिए रोज एक्शन करते रहते हैं हिंदुस्तान में, और उनके जो बच जाता है वो मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश कर देता है। तो मैं कहूं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी आपने बात कही, वो सारी यूनिवर्सिटियों के बंद होने का समय आ गया। क्या हुआ कि जो बीच में लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, उसमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां बहुत खुल गई थी। लेकिन जैसे ही फिर से जो है आना जाना शुरू हुआ, लॉकडाउन टूटा, ढेर सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां बंद हो गई। तो यहाँ भी हुआ क्या है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता या दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता या दूसरी पार्टियों के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो सच्चाई सामने लेकर के आ जाते हैं। तो सच्चाई जब सामने लेकर के आ जाते हैं तो ग्राहक जो है वो तो हर कोई तो भक्त है नहीं कि आंख मूंद करके आप ही की दुकान पे आएगा, आप लूट लें उसको या बंधक रख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत जनता भी बहुत जागरूक है। ग्राहक जागो ग्राहक नारा दे रहे हैं हम लोग। उपभोक्ता कानून में ये व्यवस्था है, जागो ग्राहक जागो। तो हमारे देश के नागरिक जो है वो भी जागते हैं, वो समझते हैं कि सही क्या है, बुरा क्या है, और वो हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो पत्रकारिता के स्तर पे बात कर रहे हैं, व्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। वो तमाम मसलों को वो भी देखते पढ़ते सुनते हैं। और एक दूसरी बात मैं कहूँ कि देखिए, अमेरिका के साथ ये मुश्किल भी बोल सकते हैं और उसके लिए बेहतर भी है कि भारत उसके लिए बाजार भी है, और भारत उसके लिए जो है स्किल्ड जो नौजवान है वो भी यहाँ से सप्लाई होता है। स्किल्ड नौजवान वहाँ जाते हैं, चाहे सिलिकॉन वैली हो या और हो, वो जो स्किल्ड, चूंकि मोदी जी ने भी तो बहुत सारे IIM IIT खोल दिया है, ढेर सारे खोले हैं। तो मोदी जी के जमाने में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो मोदी जी को एकदम श्रेय से बाहर कर दीजिए, वो भी सही नहीं है। मोदी जी को भी श्रेय दीजिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल में कुछ नहीं किया ऐसा बोलेंगे तो ये तो बड़ा काला अध्याय हो जाएगा भारतवर्ष के लिए। तो इसलिए मोदी जी के लिए भी कुछ तारीख के शब्द रखिए। और मैं बोलूंगा कि प्रशांत भाई एक उनका इंटरव्यू आप ले ही लीजिए, जाते जाते कम से कम विदाई में तो इंटरव्यू एक हो ही जाए। उनसे एक ईमेल भेजिए कि जाते जाते एक इंटरव्यू दे जाइए भाई, ताकि ये रहे कि केवल अक्षय कुमार को इंटरव्यू नहीं देते हैं, प्रशांत जी को भी इंटरव्यू देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि मोदी जी को अब जो है मोहब्बत की दुकान जो है वहां शुरू करनी चाहिए, और अभी एक मौका है। नहीं तो मुझे लगता है कि फिर वो मौका चूक जाएंगे, फिर वो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का प्रसार होता जा रहा है, और अभी नहीं सुन रहे हैं कि वो पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं, वो